हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का न्यू बैच। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये जो कोर्स है, जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं, जो इस यूट्यूब चैनल पे आएंगे, ये बीकॉम के स्टूडेंट या फिर बीबीए के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और उनके बहुत ज़्यादा काम भी आएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो दो लेवल पे इसको पढ़ सकते हैं, एक बेसिक लेवल पर, एक एडवांस लेवल पर। बेसिक लेवल में जो है वही आता है जो 11th-12th का अकाउंटेंसी होता है, खास करके 11th लेवल का जो अकाउंटेंसी होता है वो बेसिक लेवल होता है। तो वो भी यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अंदर ही इंक्लूड होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर वो चीज़ें आपके काम आती ही आती हैं, जिसके अंदर आपका बेसिक अकाउंटिंग रूल्स हो गए, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, एंड फाइनल अकाउंट हो गया, एडजस्टमेंट्स हो गए। ओके, इसके अलावा एडवांस लेवल में फिर आपकी पार्टनरशिप हो गई, ब्रांच अकाउंट हो गया, डिपार्टमेंटल अकाउंट हो गया, इंश्योरेंस अकाउंट हो गया, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सिस्टम हो गया, है ना। बहुत सारे और चैप्टर्स भी आते हैं, इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया होगा, आपको याद है। आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स बोल सकते हैं या इनको गोल्डन रूल्स भी आप बोल सकते हैं। सो अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं वो दो हैं, एक है ट्रेडिशनल रूल्स और एक है मॉडर्न रूल। ठीक है, ट्रेडिशनल रूल के अंदर वही आएंगे आपके 3 रूल, एक पर्सनल अकाउंट वाला, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट वाला रूल कौन सा है? डेबिट द रिसीवर, ठीक है, एंड क्रेडिट द गिवर। पहले मैं फटाफट से रूल लिख देता हूं, फिर एक एक करके हम उनको अच्छे से समझते हैं। फिर सेकंड नंबर आता है इसके अंदर पर्सनल के बाद में रियल अकाउंट, ठीक है। ओके, रियल अकाउंट जो है वो प्रोडक्ट्स वगैरह पे लगता है और ये रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आप लेक्चर अगर पूरा देख लोगे ना तो उसके बाद आपको इन रूल्स के अंदर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको नए तरीके से देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। नेक्स्ट रूल आता है हमारा नॉमिनल। ये रूल हम पहले देख चुके हैं 11th क्लास के अंदर, और जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है वो शायद इसको पहली बार देख रहे होंगे अगर वो बीकॉम कर रहे हैं तो। नॉमिनल रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। तो ये 3 रूल है ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन 3 रूल्स को बहुत अच्छे से याद करना होता है ना, क्योंकि ये रूल याद होंगे तभी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आगे बढ़ पाएंगे और प्रैक्टिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आप समझ पाएंगे। ओके, पर्सनल रूल जो है वो पर्सन्स पे लगता है। पर्सनल रूल किस पे लगता है? पर्सन पे। एक बिजनेस जो होता है, हम बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे, है ना, किसी व्यक्ति की तो करेंगे नहीं, पर्सन की तो करेंगे नहीं। अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस की होती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन सारे के सारे कहाँ होते हैं? बिजनेस में, जिसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं, है ना। अकाउंटिंग हमेशा जो बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी की जाती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको मनी में मेजर किया जा सकता हो, पैसों में मापा जा सकता हो। जैसे सेल करना हो गया, परचेज करना हो गया, रेंट पे करना हो गया, है ना, कोई इनकम हो गई, कोई प्रॉफिट हो गया, किसी से कुछ खरीद लिया, बेच लिया। ऐसे सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं जिनको पैसों में, मनी में मापा जा सकता है, वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं। तो उनको हमको क्या करना होता है? उसकी अकाउंटिंग करनी होती है, उसको रिकॉर्ड करना होता है। तो उसकी और अकाउंटिंग और रिकॉर्ड करने के कुछ रूल्स होते हैं, वो ये 3 रूल हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट रूल है पर्सनल अकाउंट, यानी कि इसको ये पर्सन्स पे लगता है। अब पर्सन 2 तरीके के हो सकते हैं, एक होता है नेचुरल पर्सन और एक होते हैं आपके आर्टिफिशियल। नेचुरल पर्सन में कौन आ गए? जैसे राम, श्याम, मोहन, रमेश, गणेश, रीटा, सीता, सब, ठीक है, सीता, सॉरी, रीता, सीता। तो ये सारे के सारे नेचुरल पर्सन हम लोग। और
आर्टिफिशियल में कौन आ जाते हैं? बिजनेसेस, है ना, जैसे कोई भी बिजनेस है ना, रिलायंस हो गया, और या फिर आपके जो बैंकें हो गई, इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो सारे के सारे आर्टिफिशियल में आते हैं। तो इन सभी को ही पर्सन माना जाता है, बिजनेस को भी पर्सन माना जाता है और जो नेचुरल पर्सन होते हैं उनको भी पर्सन माना जाता है। तो उन पे ये रूल लगता है। ये क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, जो अकाउंटिंग का इनोवेशन है वो 1494 के अंदर हुआ था, और वो किया था लुका पैसियोली ने, पैसियोली। और ये इटालियन था, इटली का रहने वाला था। कौन था? इटालियन था, इटली का रहने वाला था, ठीक है। तो लुका पैसियोली जो था, उसका मानना था कि कोई भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी व्यवहार होता है, कोई भी लेन देन होता है, तो उससे हमेशा दो पार्टी प्रभावित होती है, दो पार्टी पर उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन तो नहीं है लेकिन दो पार्टी इन्वॉल्व है ना। जैसे अगर मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं तो आप खरीद रहे हैं, अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो आप सेल कर रहे हैं, मैं पेमेंट कर रहा हूं तो आप रिसीव कर रहे हैं। तो दो पार्टी पे हमेशा इफेक्ट पड़ता है। तो उसने क्या किया, एक पार्टी को बोल दिया डेबेरे, एक को बोल दिया क्रेडेरे। इटालियन था तो उसी लैंग्वेज में उसने बोल दिया डेबेरे, आपको शायद दिख रहा होगा, एंड क्रेडेरे। बाद में क्या हुआ, इसका हुआ इंग्लिश में। इसने एक बुक, इसकी बुक का भी नाम है लंबा चौड़ा, वो इसने बुक के अंदर ये इनोवेशन किया था, है ना। ये मैथमेटिशियन था, तो उसने उस बुक के अंदर डेबिट और क्रेडिट अपनी लैंग्वेज में लिखा। लेकिन बाद में जब उस बुक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ तो उसने डेबिट को बोल दिया डेबिट और क्रेडिट को बोल दिया क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं है, दो पार्टीज हैं, एक डेबिट है, एक क्रेडिट है, एक लेनदार, एक देनदार, एक लेने वाला, एक देने वाला, दो पार्टी, ठीक है। क्योंकि कोई देगा तो कोई लेगा, कोई लेगा तो कोई देगा। तो दो पार्टी का उसने डेबिट और क्रेडिट नाम दिया, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर दिया डेबिट और क्रेडिट। और डेबिट से फिर इन्होंने शॉर्ट फॉर्म भी बना दिया इसका, डेबिट का डी लिया और आर लिया, ये बन गया डेबिट, डी आर, और क्रेडिट का सी लिया और आर लिया, ये बन गया सी आर, डेबिट और क्रेडिट। तो ये डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं है, वो जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, तो वो दो पार्टी को दिखाता है ये डेबिट और क्रेडिट। ओके, अब पर्सन, कोई पर्सन है, हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन में कोई पर्सन इन्वॉल्व है, कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, तो उस पर पर्सनल रूल लगेगा। व्यक्ति आर्टिफिशियल हो सकता है और नेचुरल हो सकता है, मैंने बताया। अब ये क्या बोल रहा है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर कोई पर्सन कुछ भी रिसीव कर रहा है तो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो, जिसको शॉर्ट में हम डीआर भी बोलते हैं, डेबिट। और अगर कोई पर्सन गिवर है, कुछ दे रहा है, तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट। तो अगर पर्सन, कोई भी पर्सन, किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी पर्सन इन्वॉल्व है, कोई व्यक्ति है, और वो अगर रिसीव कर रहा है कुछ, तो उस पर्सन को डेबिट कर दो। जैसे मैंने 5000 रुपीज दिए राम को, तो यहां पर राम मैंने दिए, मैं कौन, बिजनेस हूं, बिजनेस ने राम को 5000 रुपीज दिए, तो राम कौन है, रिसीवर, 5000 रुपए रिसीव करने वाला, तो राम को डेबिट कर देंगे। अगर मुझे 5000 मिले श्याम से, तो श्याम से अगर मुझे 5000 रुपीज मिले हैं, तो यहां पर मैं बिजनेस हूं और श्याम कौन है, गिवर है, तो श्याम को क्या कर देंगे, क्रेडिट। सीधा सा सिंपल रूल है, इसको याद रखना। और ट्रांजैक्शन करेंगे तो कोई पर्सन तो आएगा ही आएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है, ये लगता है सारी की सारी कमोडिटीज पर, सारे के सारे प्रोडक्ट्स पर, और हिंदी में बोले तो सारी की सारी वस्तुओं पर। सारी की सारी किस पे लगता है, वस्तुओं पे लगता है। ये क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई भी चीज बिजनेस के अंदर कम्स इन, यानी कि कोई भी चीज बिजनेस में आ रही है, तो उसको क्या करो, डेबिट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ये मोबाइल परचेज किया, हमारे बिजनेस ने ये मोबाइल परचेज किया, तो मोबाइल कम्स इन, तो मोबाइल हो जाएगा डेबिट। मान लेते हैं ये मोबाइल मैंने सेल कर दिया, बेच दिया, तो मोबाइल गोज आउट, तो क्रेडिट कर देंगे। अगर कोई भी प्रोडक्ट, जैसे ये मार्कर मैंने परचेज किए तो डेबिट, अगर मैं इसको बेच दूंगा तो क्रेडिट। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर कम्स इन है तो डेबिट, कोई भी प्रोडक्ट गोज आउट है तो क्रेडिट। नेक्स्ट आता है नॉमिनल रूल। एक बिजनेस में बहुत तरीके के एक्सपेंसेस भी होते हैं, बहुत तरीके के लॉसेस भी होते हैं, बहुत सारे के इनकम भी होती है और प्रॉफिट भी होता है। तो एक बिजनेस के अंदर होने वाले सभी लॉसेस को, एक बिजनेस के अंदर होने वाले सभी लॉसेस को, सभी एक्सपेंसेस को डेबिट करो, और एक बिजनेस के अंदर होने वाली सभी इनकम और प्रॉफिट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, रेंट का बिल पे कर दिया, वाटर बिल पे कर दिया,
ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस हो गए, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस हो गए, वो सैलरी पे कर दी, वेजेस पे कर दिया, तो ये बहुत इंटरेस्ट पे कर दिया, ये बहुत तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। तो एक्सपेंसेस को क्या करना है, डेबिट करना है। ओके, लॉस हो जाए तो कोई, तो उसको क्रेडिट करना है। जैसे लॉस तो होगा ही बिजनेस के अंदर, गोडाउन में आग लग गई, लॉस बाय फायर, चोरी हो गया कोई सामान तो लॉस बाय थेफ्ट, बाढ़ आ गई एकदम से लॉस बाय फ्लड, है ना, और एकदम से भूकंप आ गया तो लॉस बाय अर्थक्वेक। तो लॉस तो होता ही है ना एक बिजनेस के अंदर, और भी कई तरीके के लॉसेस होती हैं। तो अगर कोई लॉस हो जाए तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। एक्सपेंस हो तो भी डेबिट, लॉस हो तो भी डेबिट। एक्सपेंस के केस में और लॉस में एक फर्क है। एक्सपेंस में क्या होता है, हम कोई खर्चा करते हैं तो कुछ बेनिफिट मिलता है। जैसे हमने किसी को रेंट पे किया तो वो बिल्डिंग हमें यूज करने के लिए मिली। अगर हमने किसी को सैलरी पे करी तो उस बंदे ने हमारे लिए काम किया। ये एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन लॉसेस के केस में बेनिफिट नहीं होता, लॉस ही होता है। पैसा जाता है, चीज भी गई, प्रोडक्ट भी गया, बदले में कुछ मिला नहीं, चोरी हो गया, इसमें क्या बेनिफिट मिला आपको, ठीक है। ओके, तो एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करना है। अगर बिजनेस में कोई इनकम हो जाए या कोई प्रॉफिट हो जाए, है ना, इंटरेस्ट मिल गया, कोई हमारा रूम पड़ा था खाली उसको रेंट पे दे दिया हमने तो रेंट मिल गया, या कोई कमीशन मिल गया, या किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे थे डिविडेंड मिल गया, तो ये जितने भी इनकम या प्रॉफिट होते हैं उनको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ये 3 अकाउंटिंग रूल है जिसको ट्रेडिशनल रूल बोला जाता है। ये अगर रूल आप याद कर लेते हैं तो आपके नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं कराऊंगा वो आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, नेक्स्ट आता है फिर इसके बाद में एक और रूल होते हैं, वो होते हैं मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल क्या है, मॉडर्न रूल समझने से पहले आपको एक चीज अच्छे से समझ आनी चाहिए, वो है बैलेंस शीट। ठीक है, जब तक बैलेंस शीट नहीं आएगी समझ में तब तक मॉडर्न रूल समझ में नहीं आएगा। अब बैलेंस शीट क्या होती है, एक स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। मैं आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट बना के बताता हूं, फिर मॉडर्न रूल भी दिखाऊंगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। हाँ, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है। इस स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, 2 साइड होती है ना। एक होता है लायबिलिटी और एक होता है एसेट्स। लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। ठीक है, अब देखो इस बैलेंस शीट की शुरुआत कहां से होती है, थोड़ा सा नया कुछ सीखोगे। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो उसको स्टार्ट करने वाला पर्सन आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, उसको स्टार्ट करने वाला जो पर्सन होता है वो बिजनेसमैन होता है। मान लेते हैं ये स्टार्ट कर रहा है बिजनेस। तो अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, हाँ, एक अकाउंटिंग कन्वेंशंस है जिसको मैंने एक अलग लेक्चर में बहुत अच्छे से बता भी रखा है। वो ये बोलता है कि अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो अकाउंटिंग का वो कॉन्सेप्ट, वो रूल, वो प्रिंसिपल ये बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन, यानी कि ये है बिजनेसमैन जिसका नाम है मिस्टर कृष्णा, और ये है इसका बिजनेस। तो वो कन्वेंशंस, वो अकाउंटिंग रूल हमें ये बोलता है कि अकाउंटिंग पर्पस से ये बोथ आर सेपरेट, ये दोनों अलग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर कोई किसी को अगर ये रूल पता नहीं है ना तो वो अकाउंटिंग नहीं कर पाएगा, वो कभी अच्छे से अकाउंटिंग सीख ही नहीं सकता। वो रूल क्या है, देखो वो रूल बोलता है कि बिजनेस मैन और बिजनेस बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग है। अलग है मतलब बिजनेस क्या अपने आप चलता है क्या, ये जो चलाता है ये पैसा लगाता है ये मिस्टर कृष्णा ही चलाएगा ना, अलग कैसे हो गए भैया, ये क्या बात हो गई, क्या इसको ये बिजनेस नहीं चलाएगा, क्या ये मैनेजमेंट नहीं करेगा, क्या इसके डिसीजन नहीं चलेंगे, क्या ये प्रॉफिट नहीं कमाएगा। अरे बेटा वैसे नहीं, अकाउंटिंग पर्पस से ये डेबिट क्रेडिट वगैरह करना है ना, अकाउंटिंग करनी है ना, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है ना, हाँ, तो इन दोनों को सेपरेट मानो। ये अलग है, ये अलग है। और हम अकाउंटेंट हैं, और हम अकाउंटेंट है तो हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं, इसकी मिस्टर कृष्णा के लिए नहीं, हम इस बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करेंगे। तो अकाउंटिंग करते टाइम अपने आप को अकाउंटेंट समझो, किसका, बिजनेस का। ओके, या अपने आप को बिजनेस समझ लो और अच्छे से अकाउंटिंग होगी आपकी। ओके, मतलब बोथ आर सेपरेट फॉर अकाउंटिंग पर्पस, लेखांकन के उद्देश्य से दोनों अलग है। ओके, और हम बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करते हैं तो अपने आप को बिजनेस समझ के अकाउंटिंग करा करो। ओके, बिजनेसमैन जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है ना तो कुछ पैसा लगाता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करता है। ऐसे तो अपने आप तो बिजनेस स्टार्ट होता नहीं है। मान लेते हैं इस मिस्टर कृष्णा ने यहाँ पर जो है 10 लाख रुपए लगाए, तो मिस्टर कृष्णा जो ये 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना, तो अब मैंने बोला अकाउंटिंग पर्पज से दोनों अलग हैं।
सबसे पहले इसने जो 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है इसको बोलते हैं कैपिटल, हिंदी में बोलते हैं पूंजी, मतलब पूंजी लगाई। व्यापार करने के लिए पूंजी चाहिए, नॉर्मल आपने कभी ना कभी सुना होगा कि बिजनेस तो कर लेंगे, आइडिया तो बहुत है, पूंजी कहाँ से आएगी, मतलब कैपिटल कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा। ओके, तो ये बिजनेसमैन जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो उसके अंदर इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं। अब ये कैपिटल जो है इस बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, दायित्व है, एक लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, दोनों सेपरेट एंटिटी है अकाउंटिंग पर्पज के लिए। तो ये बिजनेस बोल रहा है भाई तू पैसे दे रहा है मेरे को, तू मेरे में 10 लाख रुपए लगा रहा है, ये मेरी लायबिलिटी है कि इस पैसे को मैं एकदम अच्छे से यूज करूंगा और इसके ऊपर तेरे को प्रॉफिट कमा के दूंगा। ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो ये लायबिलिटी और एसेट नाम की चीज यहां पर आती है। तो इस बैलेंस शीट की स्टार्ट ही होती है इस लायबिलिटी से, जिसका नाम है कैपिटल। बिजनेसमैन ने लगाए, कितने लगाए? 10 लाख रुपीज। ओके, तो 10 लाख रुपीज की लायबिलिटी तो आई, इसके अलावा और क्या आया? 10 लाख रुपीज भी तो आए। तो वो रुपीज जो है वो एसेट होती है, जिसको हम कैश बोलते हैं। ये 10 लाख रुपए कैश के आ गए, दिख रहा है आपको? हाँ, 10 लाख रुपीज कैश के आ गए। और ये देखिए बैलेंस शीट की टोटल 10 लाख हो गई, बराबर हो गई। अब यहां पर क्या होता है, फिर इस कैश से कुछ चीजें परचेज की जाती है। जैसे उसने क्या किया, एक बिल्डिंग खरीद ली, है ना, एक कोई बिल्डिंग खरीद ली, शॉप खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली। कितने की बिल्डिंग उसने परचेज कर ली? मान लेते हैं 4 लाख की। तो अब कैश कितना बच गया? 6 लाख। ओके, फिर उसने फर्नीचर खरीद लिया। फर्नीचर कितना खरीद लिया इसने? मान लेते हैं 50,000 का, 50,000 का। तो अब यहां पर कैश कितनी बच गई? 550। इस तरीके से बैलेंस शीट अपने आप इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि बिजनेस करना है तो बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, है ना, कुछ स्टॉक भी रख लिया उसने, गुड्स भी रख लिया। तो उसने 1 लाख रुपए का गुड्स उसके पास हो गया, तो यहाँ पर 450 हो गया। इस तरीके से आपकी एसेट बढ़ती जाती है और ये जो कैश वाला पैसा है ये खर्च होता जाता है। और उसके बाद, इसके बाद ये अभी भी टोटल करोगे ना तो ये 10 लाख ही आएगा। ओके, एसेट्स और भी होती है लेकिन मैं तो आपको नॉर्मली यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। ओके, इसके बाद जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का इस बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ता है, एक छोटे से छोटे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का। किसी को पैसा दोगे, पैसा जाएगा, किसी से पैसा लोगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। किसी से उधार अगर आप सेल कर दोगे तो आपके डेटर बढ़ जाएंगे और स्टॉक कम हो जाएगा। किसी से परचेज करोगे तो स्टॉक बढ़ जाएगा, इधर क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। तो एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन, एक सिंगल ट्रांजैक्शन का भी इस बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ता है। और ये मॉडर्न रूल जो है हमारा, ये पूरा का पूरा इस बैलेंस शीट के ऊपर ही बेस्ड है। ओके, और बैलेंस शीट पे कैसे इफेक्ट पड़ता है वो हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर सीखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन हमें अच्छे से यही बताती है कि हर ट्रांजैक्शन का बैलेंस शीट पे कैसे प्रभाव पड़ता है। ओके, अब आते हैं मॉडर्न रूल पे। आपको पता चल गया होगा एसेट और लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये मॉडर्न रूल क्या बोलता है हमको? मॉडर्न रूल में 2 रूल है, एक है एसेट का रूल, एक है लायबिलिटी का रूल। फर्स्ट है एसेट का रूल, मैं बताता हूँ आपको। एसेट ये बोलता है मॉडर्न रूल कि एसेट ऑलवेज डेबिट, एसेट हमेशा डेबिट होती है, ठीक है। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज कब होगी? जब हम एसेट और परचेज करेंगे। हमारे पास बिल्डिंग आया, फर्नीचर आया, हम परचेज करेंगे जब एसेट्स को, तो एसेट इंक्रीज होगी। तो एसेट को इंक्रीज करना हो तो डेबिट करो, एसेट को इंक्रीज करना हो तो क्या करो? डेबिट करो। जैसे बिल्डिंग परचेज करी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी परचेज करी डेबिट, लैपटॉप परचेज कर लिया डेबिट, कंप्यूटर परचेज कर लिया डेबिट। ओके, और अगर कोई एसेट डिक्रीज हो जाए, वो बहुत सारी वजह हो सकती है डिक्रीज होने की, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। अगर सेल कर रहे हैं एसेट को तो उसको क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उससे एसेट कम होगी। कैश का किसी को पेमेंट कर दिया तो कैश कम हो गया, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। ओके, इसके अलावा एक रूल होता है फिर आपका लायबिलिटी का। एक रूल किसका होता है मॉडर्न में? लायबिलिटी का, लायबिलिटीज रूल। लायबिलिटीज रूल ये बोलता है कि लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। अगर लायबिलिटी को आपको इंक्रीज करना हो, यानी कि और कैपिटल आ रही है ना, तो कैपिटल और बिजनेसमैन लगाएगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी। बैंक से लोन ले लिया, लायबिलिटी बढ़ गई। किसी से कुछ उधार ले लिया, लायबिलिटी बढ़ गई। तो लायबिलिटी को इंक्रीज करना है ना, तो और क्रेडिट करो। देख रहे हो फर्क? एसेट डेबिट होती है, एसेट को इंक्रीज करने के लिए और डेबिट करो। लायबिलिटी क्रेडिट होती है, लायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट करो। ओके, और लायबिलिटी को अगर डिक्रीज करना हो तो, अगर लायबिलिटी को डिक्रीज करना हो, कम करना हो तो क्या करो? डेबिट करो।
तो ये एसेट लायबिलिटी का रूल है। सो ट्रेडिशनल रूल में ये तीनों रूल लगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को ट्रेडिशनल रूल नहीं लगाने हैं, मैं तो अकाउंटिंग करते टाइम मॉडर्न रूल लगाऊंगा या लगाऊंगी, तो आप क्या कीजिए, इन मॉडर्न रूल में एक एसेट रूल लगा दीजिए, एक लायबिलिटी रूल लगा दीजिए, और इसके साथ में ये तो लगेगा ही लगेगा नॉमिनल, ये रूल नंबर 3 मॉडर्न का। तो अगर आप ट्रेडिशनल रूल अकाउंटिंग में लगाना चाहते हैं तो आपके पास पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों रूल लगाने पड़ेंगे आपको अकाउंटिंग करते टाइम। अगर आप चाहते नहीं सर मैं तो मॉडर्न रूल यूज करूंगा या करूंगी, तो मॉडर्न रूल यूज करने के लिए आप ये एसेट वाला रूल, लायबिलिटी वाला रूल और फिर नॉमिनल अकाउंट वाला रूल, ये 3 रूल एक साथ चलेंगे, तब आपका कंप्लीट अकाउंटिंग हो पाएगा। ओके, फिर आपको अगर मॉडर्न रूल लगा रहे हैं तो पर्सनल और रियल रूल लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये नॉमिनल रूल तो काम आएगा ही आएगा। ओके ठीक, ये तो हो गए अकाउंटिंग के रूल्स। अब मैं आपको यही बोलूंगा, एक बार तो सबसे पहले तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लेना, ठीक है। इसके अलावा मैं ये बोलूंगा, अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इन रूल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले इन रूल्स को अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना। समझा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी आप इसको लर्न कर लेना। ट्रेडिशनल रूल ये होते हैं, मॉडर्न रूल ये होते हैं, और कई बार हम क्या करते हैं, इन सभी रूल्स को यूज करते हैं। जब आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, समझ आ जाएंगे, उसके बाद अकाउंटिंग में आप सारे रूल्स यूज कीजिए। कहीं पे कौन से रूल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं से कौन से रूल से कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और मजा आएगा आपको अकाउंटिंग करने में। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स का। आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको और भी चीज़ें लेके आऊँगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेके आऊँगा, और फिर हम जनरल एंट्री की ओर, लेजर की ओर, ट्रायल बैलेंस की ओर और फाइनल अकाउंट की ओर भी बढ़ेंगे। फाइनल अकाउंट के कुछ लेक्चर मैंने अपलोड भी कर रखे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मुझे कैसे पता चलेगा आपको अच्छा लगा होगा, लाइक बटन जो दे रखा है उसको दबाइए, तभी मुझे लगेगा कि आपको अच्छा लगा, आपने लाइक किया। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ पूछना हो तो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।